तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यायिक प्रक्रिया। तो इस वीडियो में हम लोग है ना, अभ्यास के प्रश्न के अलावा जितना बचा हुआ तो पाठ के अंदर के सभी सवाल हल करेंगे। पाठ के अंदर के सभी सवाल। ठीक है, तो अभ्यास का प्रश्न का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये जो अभ्यास का प्रश्न है ना, देखिए आपको दिखाते हैं। ये वाला अभ्यास का प्रश्न था ना, तो इसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए, आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने ना तो पुलिस का जिक्र सुना है, न ही उसे कभी देखा है। ठीक है, तो ये तो आप में से हर कोई बच्चा देखा होगा पुलिस। आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का जिक्र आता है। तो पुलिस आता है, अक्सर हीरो बने हुए रहते हैं पुलिस। आपके विचार में पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं? तो हाँ, कानून के द्वारा उनको बहुत सारा शक्ति प्रदान किया गया, बहुत सारा, समझे, शक्ति प्रदान किया गया, मजबूती प्रदान किया गया। चोर को पकड़ सकते हैं, पीट सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो पुलिस के क्या क्या काम होते हैं ये पूछा गया, तो यहीं पर लिखना है। तो देखिए, आपके अनुसार पुलिस के क्या क्या काम होते हैं, लिखकर या चित्र बनाकर बताइए। चित्र आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, हम तो लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करना है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आप याद रखिएगा। मामले की छानबीन करना। एफआईआर दर्ज करवाए ना, मान लेते हैं हम करवाएं, तो फिर मामले की छानबीन करेगा। ये नहीं कि करने लगा सारा काम, बात पे विश्वास कर लिया, तो हो सकता है कि गलत एफआईआर भी तो दर्ज कर सकते हैं। तो मामले की छानबीन करेगा कि ये बात सही है कि नहीं। फिर जो दोषी है उसको गिरफ्तार करे, तो गिरफ्तारी करना है, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। 24 घंटे के अंदर। फिर अदालत में संबंधित मामले के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाकर पेश करना होता है। जो दोषी है ना, तो पुलिस क्या करती है ना, सबूत जुटाती है और बस न्यायालय में पेश करती है, और न्यायाधीश उसको सजा सुनाते हैं। ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया, चर्चा कीजिए। तो देखिए, देखते हैं अवधेश कौन है। देखिए, ये सवाल था, ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया, चर्चा कीजिए। पेज नंबर कितना है, 58। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या पूछा गया। तो देखिए, विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मजदूरों के साथ अपनी जमीन पर आया। ठीक है, विनोद आया, ध्यान समझिएगा, विनोद अवधेश। विनोद आया। विनोद की जमीन पता है अवधेश के घर से सटी हुई है। ये अवधेश का घर है, मान लेते हैं ये अवधेश का घर है, और इसके ये जमीन है, तो सटा हुआ, तो ये विनोद यहीं पर बनाना चाहता है। समझे विनोद। जैसे ही विनोद ने मजदूरों से अपने नए घर की नींव खोदने की बात कही, तभी अवधेश आ गया। ठीक है, ये अवधेश, ये जो घरवा बना हुआ है, ये क्या है, अवधेश का। ये आ गया, देख रहा है कि यहाँ पर काम कर रहा है ये सब। तो उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही। बोला ना कि घर से साइड होके खोदो 2 फीट। तो उसने कहा, तो मेरी जमीन तो आपके घर से सटी हुई है और मेरी दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी। ये बोला ना, ये विनोद बोला ना कि ये दीवार से सटा के बनाएंगे, एकदम सटा के। जमीन सटा हुआ तो 2 फीट छोड़ के नहीं बनाएंगे, दीवार भी सटा के ही बनाएंगे। ठीक है, और काम शुरू करवा दिया। तो अवधेश है ना, जिसका घर था, भड़क गया और झगड़ा शुरू होने लगा। तब किसी ने कहा कि भाई झगड़ते क्यों हो, अपनी बात को ग्राम कचहरी में ले जाते हो, ले जाओ ग्राम कचहरी, गांव में जो कचहरी है। ठीक है, तो जमीन के कागजात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कौन अवधेश, जिसका ये घरवा था, ये पहले से बना हुआ ना, तो दीवारों से हटा के बनाएंगे, थोड़ा सा छोड़ के बनाएंगे तब ठीक रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, पर विनोद ने इस फैसले को नहीं माना। ग्राम कचहरी जो फैसला सुना है ना, गांव का ही आदमी होता है ना, तो नहीं माना विनोद। और अगले दिन जब अवधेश अपने घर पर नहीं ना था, तो विनोद ने उसकी दीवार से सटाकर अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया दीवार से सटा कर। और जब अवधेश आया शाम में घर लौटा, तो देखा कि अरे ये क्या हुआ। तो क्या किया ना, उसी रात को ना दीवार को तुड़वा दिया। तो सुबह विनोद को पता चला कि दीवार दीवार तोड़वा दिया है वो। तो ये लाठी डंडे के साथ आया और जमकर पिटाई कर दिया अवधेश का, और एक हाथ टूट भी गया। और इन दोनों की लड़ाई को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर गांव का चौकीदार आ गया, गांव का चौकीदार। ठीक है, और बस
ये एक हाथ टूटा था ना, तो ये जो पड़ोसी है ना वो उसको ले गए, ठीक है। और अवधेश की जांच कराएं, तो ये बोला गया ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया। अवधेश के पक्ष में, जो बोल रहा था कि 2 फीट छोड़ करके अपना दीवार खड़ा करो, ठीक है, किसको, विनोद को। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, ग्राम कचहरी ने अवधेश की जमीन का कागजात देखकर अवधेश की बात को सही माना, क्योंकि ये प्रूफ था, ठीक है, प्रूफ, कागज देखा पूरा, इसलिए ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में सुनाया, और ये सही बात बोल रहा था ना, इसीलिए। क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी, तो नहीं, ठीक है। कुछ भी झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा का हल निकालने के लिए है ना न्यायालय बनाया गया, न्यायालय, ठीक है। गांव स्तर पे क्या होता है, कचहरी होता है, पंच सरपंच होते हैं, अगर उनसे नहीं निकलेगा हल, तो न्यायालय, या फिर वो जो बताए हैं फैसला सुनाया है उससे संतुष्ट नहीं है तो जिला न्यायालय जाएंगे, फिर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय जाएंगे, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ये बात बोला गया। लेकिन झगड़ा का निपटारा है ना अपने आप नहीं करना है कि आपस में मारपीट करके उसका सोल्यूशन निकाल लिए। तो लिखेंगे, नहीं, विनोद को अवधेश की पिटाई करनी नहीं चाहिए थी, पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा कर विनोद ने क्या किया, अपराध किया और स्वयं को दंड का भागी बना दिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर दिक्कत है। चौथा देखिए, अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था, तो उसको ऊपरी अदालत में जाना चाहिए था, और क्या। तो लिखेंगे, अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे सत्र न्यायालय में अपना मामला लेकर जाना चाहिए था, सत्र न्यायालय, ठीक है। तो ग्राम कचहरी के ऊपर वही है। थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों जरूरी है, देखिए बिना थाने में रिपोर्ट लिखवाए पुलिस किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकती है। यह वैसा ही है जैसे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेना होता है, ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेना होता है, तो ये टिकट क्या है, प्रूफ है कि हाँ आप मतलब लिए हैं, ठीक है, पैसा लगाए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से थाने में अगर रिपोर्ट नहीं लिखा है, मान लेते रिपोर्ट नहीं लिखा है, ठीक है, आप पुलिस काम करने लगा और बाद में अपने आप तो मुकर भी तो सकते हैं ना, कि नहीं, यही हम कब बोले कि वो ऐसा क्या किया है, हमको मारा पीटा है, मुकर भी तो सकते हैं, तो पुलिस क्या करेगा, पुलिस भी बोलेगा कि क्या हम कर दिए, समझे। तो ये बात बोला गया, तो इसलिए रिपोर्ट लिखवाना जरूरी है, आपका हस्ताक्षर रहेगा कि हाँ आप ही किए हैं, ठीक है। छठा देखिए, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवाएंगे, विवरण लिखिए। जाहिर सी बात है कि आ, कब हुआ, ठीक है ना, चोरी कब हुआ, उस वक्त हम कहाँ थे, किस पे शक है, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा है ना, इसमें क्या करेंगे, एफआईआर में लिखेंगे। टोटल लिखेंगे, अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम थाना जाएंगे और थानेदार से एफआईआर लिखने को कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैसी रिपोर्ट लिखवाएंगे, तो गए थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिए, फिर हम एफआईआर की नकल प्रति मांगेंगे, यानी फोटो कॉपी मांगेंगे। एक प्रूफ अपने पास भी तो रहना चाहिए। यदि थानेदार एफआईआर दर्ज न करे तो डाक या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करवाएंगे, अगर वो डाक मदद क्या बोले, अगर मना किया तो डाक या इंटरनेट के माध्यम से। सातवां देखिए, एफआईआर की कॉपी क्यों जरूरी है, एफआईआर का फोटोकॉपी आपके पास होना क्यों जरूरी है, तो देखिए अपने पास भी तो प्रमाण चाहिए कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो फोटोकॉपी नहीं दिया, फोटोकॉपी नहीं दिया और पुलिस है ना, पुलिस इनकार कर दिया कि आप कब आए थे, ठीक है, कैमरा वैमरा लगा हुआ रहता है तो वो डिलीट कर दिया, ठीक है। आप बोलेगा कि आप कब आए थे एफआईआर दर्ज करवाने, मान लेते हैं कि नेता उता के खिलाफ रिपोर्ट करवा रही हैं, किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ, तो पुलिस से मिला हुआ तो फिर दिक्कत है ना। क्या भरोसा कॉपी ना लेने पर पुलिस एफआईआर को फाड़ दे या किसी के दबाव में उसमें फेर बदल कर दे, ठीक है, इसलिए हमारे पास एफआईआर की कॉपी होना जरूरी है। देखिए, अगर कोई थानेदार आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, अभी आपको बताया था, उत्तर लिखेंगे, अगर कोई थानेदार हमारी एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज ना करे तो हम डाक या इंटरनेट के माध्यम से, अब तो इंटरनेट के ज़माना आ गया है, तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है, और ये जो मजिस्ट्रेट है पुलिस अधिकारी, तो जिस थाना में रिपोर्ट नहीं ना लिखा है तो उसके थानेदार को फटकार लगाएगा। अब देखिए 9, एफआईआर की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है, तो ये पता लगाने की कोशिश करती है ना कि एफआईआर में लिखाई गई बातें ना सत्य हैं या नहीं, कि या झूठ मूठ के जाके उस पर गलत गलत चीज़ लिखा दिए, ठीक है, केस कर दिए गलत, यानी कि जिस व्यक्ति को दोषी बताया गया वह वाकई में दोषी है भी या नहीं, ये यही छानबीन के द्वारा पता लगाएंगे। बहुत सारे है ना, बहुत सारे एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, तो नकली एफआईआर, कि आप कुछ किए भी नहीं, आप एफआईआर दर्ज करवा दिया।
देखिए, मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, मार पिटाई करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसा करना पता है, कानून के खिलाफ है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है। किसी दोषी को हम मार पीट करके बहुत ज़्यादा उसे उगलवा नहीं सकते हैं। उसकी वो जो काम किया है, गलत काम किया है, हो सकता है कि गलत काम ना किया हो, ये जैसे ही मान लेते हैं गलत काम नहीं किया, इस पे गलत एफआईआर दर्ज कोई करा दिया है, तो इसको तो गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को के सामने पेश करना है, और उसी दौरान इसको पूरा मारा पीटा कि नहीं, कि तुम स्वीकार कर लो तुम अपना गलती है। तो ये क्या डर के मारे ना, डर के मारे स्वीकार कर लेगा। ठीक है, स्वीकार कर लिया और इस पे केस हो जाएगा और ये दोषी हो गया और इसको सजा मिलेगा। तो वही बात है, मारने पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। समझे? 11वां देखिए, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकती है? क्योंकि जैसे ये व्यक्ति है, दोषी है, ठीक है, यहीं पर कबूल कर लिया थाने में कि हम ही दोषी हैं। ठीक है, कबूल कर लिया हम ही दोषी हैं, तो पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम अभी पढ़े हैं क्या, दोषी के लिए सबूत इकट्ठा करेगी, गिरफ्तार करेगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो इस सजा सुनाने का काम क्या है? हमारे संविधान में न्यायाधीश का है, न्यायालय का जो न्यायाधीश है। समझें? इसीलिए तो देखिए, किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सजा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि सजा सुनाने का काम अदालत का है, ना कि पुलिस का। ठीक है, और क्या, फिर ये जो न्यायालय में होता है ना, न्यायालय में पूरा सबूत पेश किया जाता है। ठीक है, दोषी का भी एक वकील होता है, उसके खिलाफ भी एक वकील होता है, और पूरा जो सबूत पेश किया जाता है। ठीक है, बहस होता है, डेट पर डेट मिलता है, और उस सबूत के आधार पे है ना, न्यायाधीश क्या करता है, अपना फैसला सुनाते हैं। और अगर थाना में ही पुलिस मारपीट किया, तो वो कोई आदमी है जो दोषी नहीं भी है ना, कुछ गलत काम नहीं किया है, वो भी जुर्म कबूल कर लेगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, वर्मा, क्या छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है? कैसे? आपस में चर्चा कीजिए। देखिए, पैसे के बल पे या उच्च राजनीतिक पहुंच के बल पे, जैसे कोई केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, या फिर विधानसभा में बहुत सारे जो मंत्री हैं, ठीक है, तो उनका बहुत पहुंच रहता है, ऊपर ऊपर तक पहुंच रहता है। तो पैसे के बल पे, जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिल्डर है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, बहुत बड़ा व्यापारी है, तो बहुत पैसा है, तो पैसे के आधार पे पैसा ये नेता को दे देता है, और नेता क्या करता है, ये पुलिस को प्रभावित करता है कि नहीं, छानबीन मत करो। ठीक है, ये सब अपने लिए काम करवा लेता है। तो देखिए, पैसे के बल पे या उच्च राजनीतिक पहुंच के बल पे कोई समर्थ व्यक्ति पुलिस छानबीन की प्रक्रिया को आसानी से प्रभावित कर सकता है, आसानी से। पर यदि पुलिस अधिकारी ईमानदार हो तो उसे प्रभावित करना इतना आसान नहीं होता। पुलिस अधिकारी पे डिपेंड करता है कि वो ईमानदार है कि क्या। ईमानदार रहेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अधिकतर पुलिस अधिकारी क्या होते हैं, ईमानदार ही होते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न देखिए, जमानत का प्रावधान क्यों रखा गया है? उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति अपने मामले का मुकदमा अदालत में खुद लड़ सके, इसके लिए जमानत का प्रावधान रखा गया। और ये 13वां नंबर जो है ना सवाल, ये आपको बताते हैं कि जमानत का प्रावधान क्या होता है। तो देखिए, अभी आपको पता है ना कि विनोद जो झगड़ा किया था, जो घरवा बना रहा था बगल में, ठीक है, घर के बगल में यहाँ पर जैसे घर था, तो यहाँ पर बना रहा था ना, झगड़ा किया था। तो वही बात है, तो विनोद है ना, विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया था, हवालात में बंद कर दिया गया। थानेदार से बहुत बोला कि हमको छोड़ दो, तो थानेदार बोला ना कि तुम्हारा जुर्म जमानतीय है, इसलिए तुम्हें किसी की जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किसी की जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, बोला ना कि कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद हो तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। जैसे मेरे पास जमीन जायदाद है बगल में, हम उसके रहते हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसने आगे समझाया, यदि वह तुम्हारी जमानत ले ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है, घर चल जाओ और अपना जो काम काज है वो करते रहोगे। यदि तुम्हारे पास भी कुछ जमीन जायदाद था ना, तो तुम भी बॉन्ड भर सकते हो। ठीक है, तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। ये नहीं कि शहर से बाहर भाग गए, तो शहर राज्य से बाहर नहीं जाना रहता जमानत में, नहीं तो वो जायदाद जब्त कर ली जाएगी अगर तुम नहीं ना आओगे। ये जो केस चलेगा, ये केस चलेगा, ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो तुमको बुलाया जाएगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा जो जमीन जायदाद है ना, जो बॉन्ड भरे हो, ठीक है, वो सब सरकार का हो जाएगा, पुलिस जब्त कर लेगी। ठीक है, तो ये होता है जमानत होता है। ठीक है, तो जमानत का चीज है ना कि केस तो चलता रहेगा। ठीक है, केस चलता रहेगा, जब भी थाना में बुलाएगा, न्यायालय में बुलाएगा तो आपको जाना होगा। जिसको जो जमानत पे रिहा है, और क्या, जैसे परिवार में कोई बीमार है
तो उसकी सेवा कर सकते हैं, अपना घर का काम उम जो बचा हुआ जरूरी काम वो कर सकते हैं। तो जमानत लेने का यही फ़ायदा है, ठीक है। और अपने जो अपना जो थी है ना, क्या बोलते हैं, अपना जो केस चल रहा है, तो उस केस को हटाने के लिए, ठीक है ना, ये अपने केस के पक्ष में सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, समझे। तो देखिए, तो विनोद ये तो पढ़ा ही दिए, आगे देखिए आगे। तो गैर जमानती अपराध क्या होते हैं जिसमें जमानत नहीं मिलता है। तो देखिए, चोरी हो गया, डकैती हो गया, कत्ल, रिश्वत लेना, ये सब में ना जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो तो बस लड़ाई झगड़ा किया था ना, एक ही हाथ तोड़ा था, तो उसमें जमानत मिल जाता है, ठीक है। तो विनोद को जमानत मिल गया था। समझ में आ गया होगा कि जमानत पर रिहा होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये तो बता दिए 13वां नंबर। देखिए 14वां नंबर देखिए, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है या गैर जमानती। तो जमानती है, क्योंकि वो सिर्फ झगड़ा किया है, ये किसी का कत्ल नहीं किया है, ये कत्ल है, ठीक है, जुर्म। ये गैर जमानती है, या फिर घूस लिया है, ये सब अभी बताएं आपको। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में विनोद का जुर्म जमानती है क्योंकि उसका मुकदमा फौजदारी मुकदमा है, ठीक है, था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। और उसका झगड़ा, पता है उसका झगड़ा क्या था, सामान्य था, ठीक है, सामान्य था, तो और ये जमानती है। चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जुर्मों को गैर जमानती क्यों माना गया, क्योंकि ये संगीन अपराध है ना, कोई बहुत बड़ा अपराध है। किसी को लूट दे रहे हैं, किसी का हत्या कर दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात है ना। तो चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जुर्मों से समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, इसलिए ऐसे जुर्मों को गैर जमानती माना गया। एक बड़े स्तर पे समाज की शांति को न भंग कर देता है, ठीक है। मान लीजिए किसी के यहाँ घर में चोरी हो गया, फ्लैट में चोरी हो गया, तो बाकी जो आसपास के जितने लोग हैं ना, सब डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वही क्या, दो व्यक्ति के बीच क्या झगड़ा हुआ तो ठीक है, चलेगा। और लोग बहुत ज़्यादा डरते नहीं है, सोचते हैं कि ये यही दोनों का झगड़ा है। लेकिन एक घर में क्या, किसी का कत्ल हो गया, तो आसपास के लोग, पूरे लोग क्या, डर जाते हैं बहुत। एक बड़े से क्षेत्र में ना शांति भंग हो जाता है, तो इसलिए इसको ना गैर जमानती माना गया। और कि कत्ल तो बहुत बड़ा अपराध है ना। आगे देखिए, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों जरूरी है। तो उत्तर लिखेंगे, आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना जरूरी है ताकि उसे पता चल सके उसके खिलाफ पुलिस ने क्या क्या इल्जाम लगाया है और उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है, जिससे कि वह अदालत में अपने पक्ष में बचाव कर सके। तो आरोपी है, जैसे ये दोषी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दारू पीते हुए पकड़ा गया, तो उसमें लिखा हो रहेगा आरोप पत्र में ना, कि हाँ, कि यहाँ पकड़ाया है, इतना जो पौआ है उसके साथ पकड़ाया है, किसके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि हाँ 10 लोगों के साथ पकड़ाया है, तो ये सब लिखा हो रहता है। तो उस पर क्या क्या आरोप लगाया गया ना, तो ये इसमें पता चल जाता है। अब पुलिस उसको बैठ के बताएगा थोड़ी कि ये आरोप लगाया गया है, तो पुलिस के पास इतना समय है। देखिए, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है। दो पक्ष मतलब क्या है, एक दोषी वकील है, ठीक है, दोषी, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पे शक है कि यही चुराया, ठीक है। और इस घर में क्या ना, इस घर में चोरी हुआ है, तो इस घर का जो मालिक है, आदमी है जो केस किया है, तो ये दोनों पक्ष हो गया, तो दोनों पक्ष के वकील रहते हैं। तो होना क्यों जरूरी है। तो देखिए, किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना आवश्यक है, क्योंकि ताकि दोनों पक्षों की दलील है ना, न्यायाधीश के सामने पेश हो पाए और उन्हें सुनकर न्यायाधीश को पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हो जाए और वो सही निर्णय ले सके, सही फैसला सुना सके। दोनों पक्ष के वकील हैं, अपने अपने पक्ष में ना सबूत पेश करते हैं, अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करेंगे 1 और 2, ठीक है। तो न्यायाधीश ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सबूतों के आधार पे है ना सही निर्णय लेते हैं। 18 देखिए, किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्यों जरूरी है। गवाह यानी जो सामने कोई घटना हुआ है ना, तो वो सामने था, ठीक है ना, वो आंखों से देखा था, सुना था। देखिए उत्तर लिखेंगे, मामले को पूरी तरह से अदालत में सच सामने लाने के लिए किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, गवाह है, वो आंखों से देखा है, कानों से एकदम सुना है, तो वो अच्छे से ना बता पाएगा एग्जैक्ट कि क्या क्या हुआ था। देखिए, पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, पुलिस का काम मामले की छानबीन करना है और गिरफ्तारी करना है, और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना है, बस ये काम है। लेकिन जबकि मजिस्ट्रेट का काम फैसला सुनाना है, वो दोनों पक्षों के वो जो वकील है ना, उनके द्वारा जो भी चीज़ सबूत पेश किया जाता है, उसके आधार पर मजिस्ट्रेट सही निर्णय लेते हैं और अब फैसला सुनाते हैं,
ठीक है, दोषी को फैसला सुनाते हैं। देखिए, अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है? तो अपील करना, ठीक है, जैसे बताया ना कि ये ग्राम कचहरी में अगर गांव वाला कचहरी है तो इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है जो पंच सरपंच दिया है, तो हम सत्र न्यायालय जाएंगे। ठीक है, सत्र न्यायालय, जिला स्तर पे फिर जो उच्च न्यायालय होता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये सब जाएंगे। तो देखिए, यदि किसी आरोपी को निचली अदालत के फैसले से असंतोष हो तो वो उच्च न्यायालय के फैसले के पुनर्निरीक्षण के लिए जा सके, यही अपील के प्रावधान का उद्देश्य है। ठीक है, तो ऊपरी ऊपरी अदालत में हम लोग जाते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से घर का फ्लोर होता है ना, जैसे घर का फ्लोर है, ठीक है, इससे संतुष्ट नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, इससे संतुष्ट नहीं है तो सेकंड पे जाइए, इससे नहीं है तो थर्ड पे जाइए। इस तरह से ये सब क्या है, पूरे के पूरा बटा हुआ है। आगे देखिए, ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि ऊपर का जो अदालत है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, तो का फैसला है ना, बाकी जितने नीचे न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये बार बार आपको बता रहे हैं, ये तो आपको याद हो गया होगा, उच्च न्यायालय है, फिर जिला स्तर पे है न्यायालय, समझे? तो ये सब के सब जिला स्तर पे, ये सब के सब हो गया बस। तो मानने पड़ते हैं, क्यों? यह संविधान का नियम है कि ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिए गए फैसले नीचे की अदालत को मानने पड़ते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है तो मानना ही पड़ेगा। कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्यों? अदालतों में न्यायाधीश की कमी होना और वकीलों द्वारा अपनी कमाई बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर कागजी प्रक्रिया को लंबित किए रहना कुछ कारण है जिससे कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण है, तो देखें। पहला कारण क्या है ना, हमारे यहाँ पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ 40 करोड़ 1 करोड़ बोल रहे हैं, 140 करोड़ क्या है लोग हैं, 1 अरब बोलना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं 1 करोड़। देखिए, 140 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। और अदालत है ना, न्यायालय की संख्या ना बहुत कम है, न्यायालय की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो और इसमें न्यायाधीश बहुत सारा में क्या, न्यायाधीश भी कम है। जब न्यायालय कम है तो न्यायाधीश भी कम होंगे, और जितने न्यायालय हैं तो उसमें न्यायाधीश की भी कमी है, ये कारण हो गया। तो फैसला कौन सुनाएगा? ये बिल्कुल इसी प्रकार से है कि स्कूल है तो टीचर ही नहीं है, टीचर चाहिए, मान लेते हैं कि स्कूल में 20 गो और टीचर हैं 10 गो 8 गो, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से न्यायालय में है ना, जो न्यायालय है तो उनमें न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो केस कौन सुनेगा, फैसला कौन देगा? पहले एक कारण हो गया। दूसरा है कि वकील है ना, देखिए, हम वकील को हायर कर लिए, यही केस लड़ेगा, ये डेट पे डेट मांगते रहता है, और जो पढ़े लिखे नहीं ना होते हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाते रहता है, और डेट पे डेट बढ़ाते रहेगा। जब तक चलेगा केस तब तक वकील को हमको पैसा देते रहना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई केस चल रहा है 1 साल तक चला, तो 1 साल तक लगातार इसको पैसा देते रहिए। जब भी डेट सुना जाएगा ना, डेट मिलेगा, उस डेट को उपलब्ध होना रहता है, तो आपको पैसा देना होगा, और नहीं पैसा दीजिएगा तो छोड़ देगा तो केस कैसे लड़िएगा? आप खुद थोड़ी लड़िएगा। ये हो गया 2 कारण, और इतना हो गया 2 कारण। और तीसरा कारण है कि सबूत का प्रॉपर है ना, सबूत ना मिल पाना। जैसे कोई काम हो रहा है और दोनों सबूत पेश नहीं कर पा रहा ठीक से, तो न्यायाधीश को दिक्कत हो रहा है कि क्या निर्णय लें, तो उससे भी है ना ज़्यादा समय मिल जाता है, ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए, अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो ये इसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में है ना लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।